हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से आपके लिए ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। दोस्तों, ये सभी प्रश्न आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो महत्वपूर्ण होने वाले हैं और आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी तैयारी क्या है और आपने ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ा है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। दोस्तों, जनरली भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। ठीक है, और वो विभाजन किस प्रकार से, तो पहला तो है दोस्तों पर्वतीय क्षेत्र उत्तर का। ठीक है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है जो कि संपूर्ण भारत के लगभग 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। दूसरा है दोस्तों मैदानी भाग। मैदानी भाग दोस्तों जो है भारत में वो लगभग आपके 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे फैले हुए हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार दोस्तों जो है आपके 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर फैले हुए हैं और सबसे अधिक क्षेत्रफल दोस्तों इसी का ही है। और इसके बाद दोस्तों जो बचा कुछ अवस्था है वो बचता है हमारा तटवर्ती मैदान और द्वीप समूह। ठीक है, तटवर्ती मैदान और द्वीप समूह, ये हमारा चौथा भाग बचता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 4 भागों में जो है इसे बांटा है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों, कई कई किताबों में आपको 5 भाग या 6 भागों में भी पढ़ने के लिए मिलेगा, लेकिन मुख्य रूप से हमने 4 भागों में ही बांटकर भारत के भूगोल को पढ़ा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा। प्रश्न सेकंड दोस्तों क्या कहता है कि यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता। ऑप्शन नंबर 1 है आपका, देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता। दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है ये। अगर भारत में हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो साइबेरिया से चलने वाली जो ठंडी ठंडी हवाएं हैं दोस्तों वह भारत में पड़ती और जून जुलाई के महीने में भी उत्तर भारत के क्षेत्रों में दोस्तों सर्दियों का मौसम होता। दूसरा है दोस्तों सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। तो दोस्तों ये भी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा हिमालय पर्वत है यहाँ से निकलने वाली जो हिमालयी नदियां हैं, ठीक है, उनसे वो अपने साथ अवसाद लेकर आती हैं और उन्हीं अवसादों से दोस्तों जो है उत्तर भारत के मैदानों में जलोढ़ मृदा का विकास होता है। तो ऑप्शन सेकंड भी दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। थर्ड है मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों होता क्या है, जो भारत का हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया ये वाला क्षेत्र है, मानसून दोस्तों पवनें यहाँ से टकराकर इसी से टकराकर दोस्तों वापस दक्षिण की तरफ लौटती हैं। ठीक है, जिसे हम मानसून का निवर्तन कहते हैं, तो वो भी इसी कारण से संभव है। तो हमको बताना है दोस्तों इनमें से कौन से कारण संभव हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमको ऑप्शन सी मिल जाएगा, 1, 2 और 3, यानी कि तीनों ही कारण हमारे क्या हैं इसमें एकदम सही रहने वाले हैं। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों सबसे पहले बात आपको क्वेश्चन में ये देखना है कि पूछा क्या है, सत्य असत्य। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि कौन सा गलत है। ठीक है, अब हमको दोस्तों उसमें देखने क्वेश्चन ऑप्शन 1 हमारा है, हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल सही आंसर है, हिमालय जो है वो सबसे नवीन वलित पर्वत है। ठीक है, सेकंड दोस्तों क्वेश्चन ऑप्शन है हमारा, भौगोलिक दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। दोस्तों ये भी एकदम सही आंसर है आपका बी भी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सी देखते हैं, भारत के पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। दोस्तों ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है, भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है। ये भी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्रश्न के हिसाब से दोस्तों जो हमसे असत्य पूछा था वो ऑप्शन हमारा 3 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। केरल का कुट्टनाडु किसके लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों केरल का एक क्षेत्र है कुट्टनाडु और यह भारत का सबसे न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। तो ऑप्शन डी दोस्तों जो है वो हमारा यहाँ पर एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों सबसे ऊंचा स्थान भारत का दोस्तों कौन सा है, तो वो है K2, जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो सबसे ऊंचा ये हो गया और सबसे नीचे दोस्तों क्या हो जाएगा, कुट्टनाडु हो जाएगा हमारा। ठीक है, केरल में ये स्थान है। केरल के तट को दोस्तों ये भी याद रखना आप, केरल का जो तट है पश्चिमी भाग वाला, इसको हम मालाबार तट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक झील है दोस्तों, झील का नाम है वेम्बनाड झील, और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर पेरियार झील भी है। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अष्टमुड़ी भी आपको देखने को मिलेगी, अष्टमुड़ी।
और दोस्तों भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे जो है NH47A वो भी दोस्तों यहीं पर है। ये भी आपको याद रखना है, NH47A। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5वां है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है दोस्तों, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सततवाहिनी हैं। ये एकदम सही है दोस्तों, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सततवाहिनी होती है, यानी कि इनको दोस्तों जो जल की प्राप्ति होती है, ठीक है, वो पूरे साल निरंतर रहती है, क्योंकि दो सोर्स होते हैं पानी के, एक तो दोस्तों मानसून और दूसरा ग्लेशियर का पिघलने से। अब दोस्तों कारण क्या दे रहा है, कारण ये बता रहा है हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। तो दोस्तों ये तो सही नहीं है, हिमालय के पास तो अपना खुद के ग्लेशियर्स वगैरह हैं, ठीक है। तो ऑप्शन कथन ए तो दोस्तों सही है, और कारण दोस्तों आर भी सही है, लेकिन ये इसके रेस्पेक्ट में गलत है कि हिमालय से निकलने वाली नदियां सततवाहिनी है, इसलिए हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। तो ऑप्शन डी जो है दोस्तों वो हमारे यहाँ पर एकदम सही आंसर हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है, लेकिन आर एक की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। हिमालय की संरचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिनमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है। तो दोस्तों हिमालय की रचना जो हुई है समांतर वलय पर्वतों से हुई है, ये एकदम सही बात है, ठीक है। और इसमें सबसे प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है। सबसे प्राचीनतम दोस्तों जो हिमालय का निर्माण हुआ है, सबसे ऊपर दोस्तों ट्रांस हिमालय आता है, फिर ग्रेट हिमालय आता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है लघु या मध्य हिमालय, और सबसे नीचे आता है दोस्तों शिवालिक हिमालय, ठीक है। तो सबसे ऊपर वाला सबसे प्राचीन है, और दोस्तों सबसे नीचे वाला सबसे नवीन है, ठीक है। तो सबसे ऊपर ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों हमारा क्या पड़ जाएगा, बृहत हिमालय, ऑप्शन ए, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा यहाँ पर एकदम सही आंसर हो जाएगा, ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय की दोस्तों आपसे बात करूं तो ग्रेट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है, और दोस्तों ये कहाँ पर है, नेपाल में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं अगला। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उत्तर भारत में जो हिमालय के दक्षिण में क्षेत्र आता है ना, जैसे ग्रेट हिमालय, ठीक है, लघु या मध्य हिमालय, निम्न हिमालय, शिवालिक हिमालय बोलते हैं, इसके नीचे जो क्षेत्र आता है उसको दोस्तों हम बोलते हैं भाबर, ठीक है। और ये बड़ा उबड़ खाबड़ वाला क्षेत्र होता है दोस्तों। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको बड़े बड़े पत्थर देखने को मिलेंगे, और नदियां, अधिकांश नदियां हिमालय से निकलने वाली इन्हीं पत्थरों में विलुप्त हो जाती हैं, ठीक है। और दोस्तों इसके आगे जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तब आपको दिखाई देगा तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र का दोस्तों जो विस्तार होता है वो लगभग 15 से 30 किलोमीटर के दायरे में होता है, ठीक है, भाबर के ही दक्षिण में। और यहाँ पर क्या है, नमीयुक्त दलदली क्षेत्र होता है ये, और यहाँ पर जो नदियां भाबर में विलुप्त हो जाती हैं वो यहाँ पर आकर फिर हमको दिखाई देती हैं, ठीक है। तो हमारा सही आंसर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, भाबर, ठीक है। 7th का सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों हिमालय पर्वत जो है वो उत्तराखंड में भी है, हिमाचल प्रदेश में भी है, सिक्किम में, ये सब पर्वतीय प्रदेश है, ठीक है, जबकि उत्तर प्रदेश मैदानी क्षेत्र है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश से ही दोस्तों उत्तराखंड अलग हुआ था, और यह विभाजन होता है 9 नवंबर 2000 को, जब एक नया क्षेत्र, एक नया राज्य उत्तर प्रदेश से बनता है जिसका नाम है उत्तराखंड, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सा सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। तो सबसे नवीन पर्वत श्रेणी दोस्तों हमको बतानी है। सबसे नवीन पर्वत श्रेणी हमने भी बताया था, सबसे नवीन पर्वत हिमालय है। हिमालय के कई सारे पार्ट्स हैं, दूसरे ग्रेट हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, ठीक है, शिवालिक हिमालय। तो सबसे लेटेस्ट वाला कौन सा है दोस्तों, शिवालिक हिमालय। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर जो हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं 10वां। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है। तो दोस्तों इनका जो उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है वो है आपका काराकोरम, ठीक है, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये दोस्तों ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है, आपने इसके बारे में सुना होगा, इसको हम कृष्णगिरी पर्वत के नाम से भी जानते हैं। एक तो दोस्तों आपको यह याद रखना है, यही इसी का प्राचीन नाम दोस्तों कृष्णगिरी पर्वत भी है, ठीक है। और इसी पर्वत को दोस्तों एशिया की रीढ़ कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों जो है वो भारत की सबसे ऊंची और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची है, जिसका नाम है K2, और जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं, और यह पीओके वाले हिस्से में वर्तमान में है, ठीक है। और दूसरा दोस्तों लद्दाख की अगर मैं बात करूं तो लद्दाख को हम लाख दर्रों का घर बोलते हैं,
क्या बोलते हैं दोस्तों, लाख दर्रों का घर बोलते हैं। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है राकापोशी। ठीक है, और राकापोशी दोस्तों जो है वो विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी भी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तीसरा दोस्तों हम पार्ट देखते हैं जास्कर वाला। तो जास्कर में दोस्तों खासियत क्या है कि जास्कर का जो सबसे ठंडा स्थान है वो है द्रास, ये आपको याद रखना है। ठीक है, लद्दाख में पड़ता है दोस्तों ये। और झेलम नदी का उद्गम भी दोस्तों यहीं से होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपको दोस्तों कुछ खास बातें इनके बारे में आपको याद रखनी है। चलिए, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणी में से सबसे नवीनतम कौन सी है? तो दोस्तों देखते हैं सबसे नवीनतम कौन सी है। ठीक है, कैमूर पर्वत श्रेणी, पटकाई पर्वत श्रेणी, अजंता पर्वत श्रेणी, पालकोंडा पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो दोस्तों इसमें से सबसे नवीनतम जो है वो है पटकाई पर्वत श्रेणी। अब दोस्तों पटकाई कैसे है? पहली बात तो दोस्तों पटकाई पर्वत श्रेणी जो है वो आपके अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, पटकाई बूम की पहाड़ियां इसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर दफला, मिरी, अबोर, मिश्मी ये सब पर्वत भी हैं। और दोस्तों यह पूर्वी हिमालय का ही एक पार्ट है। ठीक है, और हिमालय जो है वो सबसे दोस्तों कैसा पर्वत है? नवीन वलित पर्वत है। तो ऑप्शन बी जो है दोस्तों वो यहाँ पर हमारा एकदम सही आंसर रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों पूर्वोत्तर के ही कुछ क्षेत्र हैं या कुछ पहाड़ियां हैं जो कि नवीन पर्वत श्रेणी में ही आएंगी, जैसे नागा पहाड़ी है नागालैंड में। ठीक है, मणिपुरी पहाड़ी मणिपुर में है। ठीक है, मिजो की पहाड़ियां या लुसाई की पहाड़ियां दोस्तों ये मिजोरम में है, जिसको हम ब्लू माउंटेन के नाम से भी जानते हैं। त्रिपुरी में दोस्तों त्रिपुरी पहाड़ियां हैं त्रिपुरा में, इसी प्रकार से हैं ये। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जो स्थित है वह जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? तो दोस्तों अक्साई चीन का भाग जो है इसमें से वो हम देखें तो लद्दाख का पठार वाला भाग जो है वो चीन के कब्जे में है। ठीक है, इसे ही हम अक्साई चीन का पार्ट बोलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों काराकोरम, ठीक है, काराकोरम पर्वत श्रेणी जो है दोस्तों वो किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का भाग है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। शिवालिक पर्वत श्रेणी दोस्तों जो है वो हिमालय का सबसे दक्षिणतम पार्ट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है ग्रेट हिमालय की अधिकतम ऊंचाई क्या है? तो दोस्तों ग्रेट हिमालय की अधिकतम ऊंचाई है 8,850 मीटर। ठीक है, ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर सही आंसर एकदम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों कौन सी है? तो वो है माउंट एवरेस्ट, ये भी आपको याद होनी चाहिए। माउंट एवरेस्ट दोस्तों कहाँ पर है? तो यह दोस्तों नेपाल में है, और नेपाल में इसे दोस्तों सागर माथा के नाम से जानते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और शेरपा तेंजिंग और सर एडमंड हिलेरी पहले पर्सन थे जो कि हिमालय पर्वत पर चढ़े थे। ठीक है, भारत की ओर से पहली महिला थी मछेंद्री पाल, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है? सबसे पहले दोस्तों रेजिडुअल पर्वत होता क्या है? रेजिडुअल पर्वत को अवशिष्ट पर्वत बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, और यह ऐसा पर्वतीय क्षेत्र होता है जो कि घिस घिस कर, ठीक है, अब क्या हो चुका है, थोड़ा घिस कर मतलब इसकी हाइट वगैरह अब कम रह गई है, इससे हम घर्षित पर्वत भी बोलते हैं। ठीक है, और यह विश्व में सबसे प्राचीन पर्वत है जो कि भारत में स्थित है, और इसका नाम है दोस्तों अरावली पर्वत। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इसी अरावली पर्वत की दोस्तों सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, ये भी आपको याद रखना है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? गुरु शिखर है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 हम देखते हैं, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो वो है आपकी अनाई मुड़ी। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और नीलगिरी पर्वत की दोस्तों सबसे ऊंची चोटी है दोरा बेटा। महेंद्रगिरी दोस्तों पूर्वी घाट की है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो दोस्तों नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य जो पर्वत श्रेणी है उसका नाम है सतपुड़ा। ठीक है, और दोस्तों ये जो नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं, ठीक है, ये दोनों की दोनों नदियां कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में, और इन्हीं के बीच में दोस्तों क्या है? सतपुड़ा पर्वत है। सतपुड़ा पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों वह है धूपगढ़, ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, और एक चीज दोस्तों आपको और याद रखनी है नर्मदा और ताप्ती नदियों के बारे में कि नर्मदा और ताप्ती नदियां जो है वह डेल्टा नहीं बनाती हैं।
ठीक है, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि यह भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं दोस्तों। प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से कौन सी पहाड़ियां जोड़ती हैं? तो दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से जो पहाड़ियां जोड़ती हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियां। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों यही नीलगिरी की पहाड़ियों को हम दोस्तों यहीं पर इलायची की पहाड़ियां आपको देखने को मिलेंगी, जिसको हम कार्डमम की पहाड़ियां भी बोलते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों ने भी आपको बताई थी, वो कौन सी है? दोदा बेट्टा है। ये भी आपको याद रखना है, दोदा बेट्टा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। और दोस्तों यहाँ पर एक नीलगिरी पर्वत में जनजाति पाई जाती है, इसको टोंड जनजाति हम बोलते हैं, टोडो जनजाति। ठीक है, ये भी बड़ी फेमस है, ये नीलगिरी पर्वत पर पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो दोस्तों इनके मिलन स्थल पर जो पहाड़ी स्थित है वह है आपकी नीलगिरी की पहाड़ी। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर एकदम सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु तीनों राज्यों में ये दोस्तों फैली हुई है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आज का आखिरी है, 20वां प्रश्न है। ज्यादा क्वेश्चन लेकर नहीं आया हूँ, 20-20 करके आपके दोस्तों मैं काफी सारे ज्योग्राफी के क्वेश्चन आपके क्लियर करवा दूंगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों फिर आपको देखना है कौन सा नहीं है। ठीक है, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है, ये एकदम सही है दोस्तों। दो भागों में बांटा गया है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। ठीक, अजंता पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में विस्तृत है, दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है, यह केवल महाराष्ट्र राज्य में फैली हुई है अजंता पहाड़ियां। कार्डमम की पहाड़ियां केवल केरल राज्य में स्थित हैं, तो दोस्तों नहीं, कार्डमम की या इलायची की पहाड़ियां मैंने अभी आपको बताया था केरल और तमिलनाडु दोनों राज्यों में फैली हुई है। ठीक है, तो सही वाला नहीं है, तो वो हमको सी में ही मिल जाएगा। ठीक, चौथा पढ़ लेते हैं, ऑप्शन डी, पश्चिमी घाट की ऊंचाई पूर्वी घाट की अपेक्षा अधिक है। तो दोस्तों हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, पश्चिमी घाट की ऊंचाई पूर्वी घाट की अपेक्षा जो है वो अधिक है। तो ऑप्शन सी दोस्तों हमारा यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से यदि आपको और क्वेश्चन की रिवीजन करना है, देखना है, तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।